रात के 9 बजने वाले हैं और टाइम हो गया है आपसे जुड़ी बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। सियासत पब्लिक के लिए सहूलियत होनी चाहिए, ना कि परेशान करने वाली। दिल्ली से बंगाल तक नेताओं के शक्ति प्रदर्शन जारी हैं। घंटों जाम में फंस रही है जनता। सियासी ताकत के नाम पर जनता को आफत क्यों पॉलिटिकल पावर की चक्की में पिसती, पब्लिक का आज दर्द जानना है। लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? बीमारी ठीक करवाने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र के अस्पतालों में मौत मिल रही है। 4 दिन में 3 अस्पतालों में 131 मरीजों की जान गई है। आज नर्क लोक जैसे इन्हीं अस्पतालों का बही खाता खोलना है। हर शहर में हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं। फ्लैट तक पहुंचने के लिए लिफ्ट्स लगाई जाती हैं ताकि ऊंची इमारत पर जल्दी और समय पर बिना किसी थकान के पहुंचा जा सके। लेकिन ये जल्दी अगर देरी में बदल जाए और आप लिफ्ट में फंस जाएं तो क्या करेंगे? लखनऊ में 20 मिनट तक एक बच्ची लिफ्ट में फंसी रही। हर माँ बाप के जहन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार ऐसा उसके साथ हो जाए तो क्या होगा। देश को इस खतरे से सावधान करना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से शुरू हो गया। अगले 35 दिनों तक खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे और आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग टीवी स्क्रीन पर मजा लेंगे उसका। लेकिन खेल के मौसम में कश्मीर के बैट कारोबारी क्यों खुश नहीं हैं, ये आज आपको बताना है। इन सारी खबरों को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले रैपिड राउंड में देश और दुनिया की वो खबरें फटाफट देख लीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद सांसद संजय सिंह को लेकर ईडी कोर्ट पहुंची थी और 10 दिन की रिमांड मांगी। गिरफ्तारी के विरोध में राउज रेवेन्यू कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। उधर मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फरवरी महीने से सिसोदिया शराब घोटाला केस में जेल में है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। इस बीच देश के 4 राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के यहाँ छापेमारी की, तो आईटी ने चेन्नई में डीएम के सांसद एस जगत रक्षगन के यहाँ रेड की। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कई सितारों की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान को समन जारी किया है। इससे पहले 4 अक्टूबर को एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा था। 6 अक्टूबर को ईडी के अफसर एक्टर से पूछताछ करेंगे। बादल फटने के बाद सिक्किम में हालात अभी बेहद नाजुक हैं। 14 से ज्यादा लोगों की मौत। सेना के जवानों समेत अब भी 102 लोग लापता हैं। बाढ़ से 22,000 लोग प्रभावित हैं। निचले इलाके जलमग्न हैं। खतरे को देखते हुए इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर मौसम खराब हो चुका है। मौसम सिक्किम जाने का जो पूरा रास्ता है वहाँ भी खराब है। उधर तीस्ता नदी अब भी उफान पर है। सिक्किम में आए सैलाब में अब तक 11 पुल बह चुके हैं। कई इलाकों का संपर्क कटा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिर गरमाया सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा। सीएम भगवंत मान ने बुलाई पंजाब कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग। बैठक 45 मिनट चली। कई अहम फैसले हुए। सिंगल बूंद पंजाब कोले वाधू पानी नहीं हैगा। जब साडे कोले पानी ही है नहीं तो असी पानी किसनू देवांगे। उधर एसवाईएल नहर मुद्दे पर कांग्रेस के हाथ आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका लग गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और इनकी वकीलों की टीम ने ये सारे केस को गंभीरता से नहीं लिया। 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर के मसले पर पंजाब सरकार को जमकर फटकारा था। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। धार के मोनखेड़ा में की बड़ी रैली। शिवराज और मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं। उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। धार में प्रियंका ने जो कहा उसका जवाब पीएम मोदी ने जबलपुर की रैली में दिया। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। जबलपुर में पीएम ने सड़क, रेल जैसे क्षेत्रों में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी अनावरण किया।
मौका एनिमल डे का था। प्यारी सी बास्केट में राहुल गांधी एक प्यारा सा पपी घर लाए। गिफ्ट मां सोनिया गांधी के लिए था। सोनिया गांधी बेटे का गिफ्ट देखकर गदगद हो गई। घर आए नए मेहमान का नाम नूरी रखा, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पपी का नाम नूरी रखने पर आपत्ति जताई और इसे इस्लाम धर्म की लाखों महिलाओं का अपमान बता दिया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन राहुल का गिफ्ट सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है। 9 साल बाद नेशनल शूटर तारा शाहदेव को मिला इंसाफ। धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना मामले में रांची की CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्य आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना। वहीं रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दरअसल 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन यानी 8 जुलाई को रकीबुल और मुश्ताक अहमद ने तारा को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देना शुरू कर दिया था। जूनियर डॉक्टरों ने पैरामेडिकल विंग में जाकर खूब हंगामा काटा। दबंगई का वीडियो वायरल हुआ तो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की नींद टूटी। जितने भी लोग वीडियो में उद्दंडता करते नजर आएंगे, उन पर सभी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई 100% की जाएगी। झांसी मेडिकल कॉलेज रैगिंग के लिए खासा बदनाम है। 2019-20 में भी जूनियर डॉक्टर्स को कैंपस में ही मुर्गा बनाया गया था। मामले में 5 जूनियर डॉक्टरों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगा था, जबकि 2 को निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली से बंगाल तक मनरेगा पर सियासत हो रही है। उधर मनरेगा को लेकर यूपी के संभल में बीडीओ शिव प्रताप सिंह पर संगीन इल्जाम लगे। आरोप है कि मनरेगा का भुगतान न होने पर बीडीओ ने भरी बैठक में महिला सचिव के कान के कुंडल उतरवा लिए और मोबाइल भी जब्त कर लिया। महिला सचिव ने DPRO से शिकायत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। मामला मनरेगा में 7,000 रुपए के भुगतान का है। 15 अगस्त के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमाओं के पास ग्रेनाइट पत्थर लगवाया गया था। इसी का ऑनलाइन भुगतान पेंडिंग था। सड़क की ये हालत की है कमीशन वाले दबंगों ने। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है। दातागंज बदायूं रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। सड़क बनाने का ठेका शकुंतला एंटरप्राइजेस को मिला। आरोप है कि इलाके का दबंग जगवीर अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचा, लेबर से मारपीट की और JCB से पक्की सड़क खोद डाली, वो भी आधा किलोमीटर तक। कर्मचारी जो कार कर रहे थे उनको वहाँ से मारपीट कर भगा दिया। इससे करीब 500 मीटर सड़क को JCB से खोद दिया है। इससे शासकीय क्षति हुई है। आरोपी जगवीर MLA का करीबी बताया जाता है। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ नामजद केस फाइल किया है। चलिए अब बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। हर लोकतंत्र में धरना, विरोध प्रदर्शन, मार्च लाजमी होता है। अगर लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, कैसे बचेगा? दूसरा, प्रोटेस्ट करने के लिए देश के लोग दिल्ली या प्रदेशों की राजधानियों में न जाएं तो फिर कहां जाएं? यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब नेता अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसा प्रोटेस्ट मार्च निकालें, विरोध प्रदर्शन करें जिससे आम आदमी को तकलीफ होने लगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस दिक्कत के बारे में खुलेआम चर्चा करें। धरना हो या फिर आंदोलन, पिसना किसको पड़ता है? पब्लिक को पड़ता है। आज हमारा कॉलिंग कार्ड इसी पर है, इसी मुद्दे पर है, क्योंकि बात पब्लिक इंटरेस्ट की है। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, रांची और दुर्गापुर, कहीं नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, कहीं मनरेगा का पैसा रिलीज करवाने के नाम पर ताकत की नुमाइश, कहीं शासन के खिलाफ पंचायत के लोगों का हल्ला, तो कहीं सड़क पर बैठकर बात मनवाने का जोर, शासन पर दबाव बनाने की मंशा। देश बड़ा है तो प्रदर्शन का दायरा भी आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क को प्रोटेस्ट का मैदान समझ लिया, पूरे दिन बवाल किया, मगर पब्लिक की परवाह किसी को नहीं। जनता जाम में फंसे, रूट डाइवर्ट हो, 15 मिनट का सफर 50 मिनट में पूरा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्ट चल रहा है संजय सिंह के खिलाफ, रोड बंद कर रखी है। आम जनता को कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है, आम जनता को परेशानी है। रोड सारे बंद हैं, जाना आगे जाने नहीं दे रहे, रास्ता बंद है। अब पैदल ही जा रहा हूँ, पैर गाड़ी नहीं काम कर रही है, अब जा रहा हूँ, क्या करूँ। स्कूलों का टाइम होता है, पेपरों का टाइम चल लिया है, परेशानी हो रही है। बच्चों को लेने आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी दूर से गाड़ी घुमा के लाना पड़ रही है हमारे को। इतना परेशान है, दोपहर में जाते हुए भी बहुत परेशानी हुई। मतलब सब कुछ इसी टाइम करना होता है, स्कूल टाइमिंग में। या तो आप स्कूलों की छुट्टी करिए, अगर आपको ये सब करना है तो आप स्कूलों की छुट्टी करिए, या फिर सही से ऑर्गेनाइज कीजिए कि बच्चों को या पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। रोड बंद है तो क्या करें? अब रोड बंद, बैंक गई थी बच्चों को खाता खुलवाने, तो इसी वजह से पैदल आए। कहीं सवारी नहीं मिल रही तो क्या करें? दिक्कत बहुत होती है मैडम, जब घुमा के 4-5 किलो जाना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर,
क्या करें मैडम, जब दिक्कत तो है ही। बहुत असर पड़ता है मैम, टाइम वेस्ट होता है। वेस्ट जो टाइम है ये तो सिंपल सी बात है, आप पूरा घूम के जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, पेट्रोल फूकेगा। अब इतने महंगा और फूकेगा पेट्रोल, टाइम भी वेस्ट होगा, पेट्रोल भी फूकेगा, मनी भी प्रॉब्लम और वेस्ट, टाइम वेस्ट भी, दोनों वेस्ट हो रहा है। कुछ ये स्थिति जो है वो आसपास बनी हुई है इस मार्ग पर, और जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, जब भी कोई धरना होता है, तो आम जनता को समस्या उसकी वजह से जरूर होती है। इसी तरह 2 दिन से पश्चिम बंगाल भी प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी बनाम केंद्र सरकार की जंग तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा नहीं दिए जाने को मुद्दा बनाया। दिल्ली में नेताओं से बदसलूकी हुई थी, उस पर गोलबंदी की, मगर जनता की सुध यहाँ भी किसी को नहीं। सुबह से दिक्कत का सामना पड़ रहा है, पूरा गवर्नर हाउस घिराओ, हम आए थे बैंक्साल कोर्ट में आए थे, काम था, पैदल आए वहाँ से, अभी फिर पैदल जा रहा हूँ, क्या करेंगे। इधर बहुत सारा रास्ता जाम है, बहुत सारा गाड़ी घुमा दिया जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत भुगंती हो रहा है। सारे के सारे आदमी जाम के अटका हुआ है, 2 घंटा से इधर ही मैं रुक गया। बहुत ज़्यादा भैया, वहाँ से गाड़ी पकड़ा था, मौलाली जाना था, आर्यन मुखर्जी रोड में उतार दिया, ये डेलौची के सामने। अब पूरा भीड़ है, अब हमको हट के ही जाना पड़ेगा मौलाली, पता नहीं कब बस मिले नहीं मिले। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। किसी मुद्दे पर, किसी कानून पर असहमति है तो उसे लेकर भी धरना प्रदर्शन हो। सरकार का सिस्टम बात नहीं सुनता तो प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन पब्लिक को दिक्कत क्यों, ध्यान इस पर देना बहुत जरूरी है। वरना होता क्या है, घंटों घंटों सड़क घेर ली जाती है, तंबू गड़ जाते हैं, हाईवे जाम हो जाता है और उसका असर आम जनता पर होता है। उनकी जिंदगी प्रदर्शन की भेंट चढ़ जाती है। हमारे देश में आंदोलन कहीं भी हो, विरोध प्रदर्शन, जाम कहीं भी लगे, इसका नुकसान हर वर्ग को होता है। कारोबारी को भी होता है, कहीं समय का होता है, कहीं पैसे का हो जाता है। हम ना किसान के खिलाफ हैं और ना ही जवान के, लेकिन आपको बता दें कि कृषि कानून वापस करवाने के लिए जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें कारोबार को इतना नुकसान हुआ था कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। देश की इकोनॉमी को 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था तब। टोल हाईवे ब्लॉक रहे थे, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 2,731 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा था। एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनकी रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि आंदोलन से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को हर दिन करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था, उस टाइम घाटा झेलना पड़ा था। दिल्ली समेत कई जगह CAA और NRC का विरोध हुआ था। शाहीन बाग याद होगा आपको, प्रोटेस्ट हुआ था, केंद्र बन गया था शाहीन बाग। इससे कारोबारियों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। जून 2022 में देश में अग्निवीर योजना के खिलाफ नौजवान सड़क पर उतरे थे। 260 करोड़ रुपए की रेलवे की संपत्ति को नुकसान हुआ था उस वक्त। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है GDP का 6% तो पिछले साल हुए प्रोटेस्ट में ही चला गया, जबकि दुनिया में अलग अलग विरोध प्रदर्शन के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1,457 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। लगाइए अंदाजा। धरने और प्रदर्शन निश्चित रूप से एक डेमोक्रेसी में एक हथियार है, उसका उपयोग निश्चित रूप से होना चाहिए, किंतु कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर हो जिससे कि व्यापार पर उसका विपरीत प्रभाव न पड़े, क्योंकि व्यापार यदि प्रभावित होता है तो सीधे तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित होता है, हमारा सर्विस सेक्टर प्रभावित होता है। अच्छा, हमारे देश में धरना प्रदर्शन को लेकर नियम कायदे तो होंगे, आपको भी लगता होगा, हैं, वो क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या कहता है ये अनुच्छेद 19 (1)(a)? उसके तहत है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(b) ये क्या कहता है कि हथियार के बिना शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है आपको, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और यातायात को बाधित करने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि विरोध के अधिकार का सम्मान और प्रोत्साहन
होना चाहिए। हालांकि शाहीन बाग प्रोटेस्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की हो, तो सरकार धरना प्रदर्शन रुकवा भी सकती है। धारा 144 का प्रयोग हमेशा से विवादित रहा है, हमेशा से इस बारे में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है तो हमेशा से विवादित रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम पर गाइडलाइन इशू करता रहा है, टाइम पे ये बताता रहा है कि जब आप धारा 144 लगाते हैं तो जिस उद्देश्य से आपने धारा 144 लगाया है उस उद्देश्य की आपूर्ति होनी चाहिए और किसी के राइट, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उसका इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। आपको एक बात याद दिलाता हूं, साल 2018 में महाराष्ट्र के किसानों ने मुंबई में अपना मार्च रात के वक्त इसलिए निकाला था ताकि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत ना आए। सत्याग्रह और मार्च तो महात्मा गांधी भी किया करते थे, पर वो अपनी बात कहने के लिए थे, जनता को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं। अगर लोकतंत्र बचाना है तो प्रोटेस्ट करने वालों को और कानून लागू करने वालों को उसी जनता के बारे में सोचना होगा जिसकी जिंदगी और दिनचर्या की कीमत पर ये किया जा रहा है। प्रोटेस्ट का एक प्रोटोकॉल होता है जिसकी तामील लाजमी होनी चाहिए। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों से बुरी खबरें आनी बंद नहीं हो रही हैं। हम बता भी रहे हैं आपको 1-2 दिनों से। 2 दिन पहले ये भी बताया था ना आपको कि नांदेड़ के अस्पताल में 36 घंटों में 31 मौतें हुई थी। और अब नागपुर से एक और बुरी खबर आई है, यहां 4 दिन में 80 मरीजों की मौत हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इन अस्पतालों में मरीजों को इलाज और जिंदगी नहीं मिल पा रही? एक जिला, 2 अस्पताल, 4 दिन और 80 मरीजों की मौत। जिले का नाम महाराष्ट्र का नागपुर, एक अस्पताल का नाम नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जबकि दूसरे का नाम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नागपुर के इन दोनों अस्पतालों में 80 मरीजों की जान चली गई। और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट अस्पताल है। यहाँ तकरीबन 2300 बेड का अस्पताल है और रोजाना ओपीडी में 10,000 से ऊपर मरीज आते हैं। इन दोनों अस्पतालों में 1 से 3 अक्टूबर तक 59 मरीजों ने दम तोड़ा और 4 अक्टूबर को एनजीएमसीएच और आईजीएमसीएच में 21 और मौतें हो गई। यानी 4 दिन में ही 2 अस्पतालों में 80 मरीजों ने दम तोड़ दिया। नागपुर के जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो भी मौतों के पीछे वही वजह बता रहे हैं जो नांदेड़ के जिला अस्पताल में सामने आई थी। यानी सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी, गंभीर मामलों में ऑपरेशन करने में देरी हुई, मरीजों के लिए पर्याप्त बेड के इंतजाम ना होना। वो डोले का है, 4 दिन से घुमा रहे हमारे को, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। रात को 1:30 बजे लाया हुआ भांजा है मेरा, 1:30 बजे से अभी तक एडमिट नहीं किया इन लोगों ने। कुछ भी नहीं, ऑपरेशन करना पड़ता बोले तो ठीक है, बोले अभी डॉक्यूमेंट्स भेजा। कब कर रहे ऑपरेशन? वो बोले 2 दिन रुको 4 दिन रुको, ऐसे बोल रहे थे मेरे को। लेकिन नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन का कुछ और ही कहना है। डॉक्टर राज गजभिये कहते हैं कि अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीजों की मौत नहीं हुई। डीन के मुताबिक उनके अस्पताल में सब दुरुस्त है, दवाएं भी हैं, इंतजाम भी हैं। जो न्यूज़ में आ रहा है कि यहाँ पर भी नांदेड़ के समान कुछ घटना हुई है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। यहाँ पर मेडिसिन का एडिक्वेट स्टॉक है। यही जवाब नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज के डीन का भी था, जहां 2 दिन पहले 31 मरीजों की जान चली गई। उन्होंने भी अस्पताल में लापरवाही से इनकार किया था, जबकि नांदेड़ में मौतों के आंकड़े और बढ़कर 31 से 51 हो गए हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सब ठीक है तो गड़बड़ कहाँ है?
हॉस्पिटल प्रबंधन और प्रशासन से वाजिब जवाब नहीं मिला तो अब मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया। सीधे महाराष्ट्र की सरकार को 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि 2 जिलों में 131 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है। नागपुर के जिन 2 अस्पतालों की ये रिपोर्ट आपने देखी, ये दोनों सरकारी अस्पताल हैं। उनमें रोजाना औसतन 5 से 12 मरीजों की मौत होती थी साधारण केसेस में, लेकिन 4 दिनों में अगर 80 मरीजों की जान चली गई, इसकी कोई तो वजह होगी ना। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी। पहले कसूरवार तो वही ठहराए जाएंगे ना जिनके ऊपर अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए महाराष्ट्र के मरीजों की मौत पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सीधे सरकार से ही रिपोर्ट तलब की है। जब भी कोई भारतीय मेडल जीतता है ना, तो खून तो हम सब का भी बढ़ता है। चीन के हैंगझोउ शहर में हो रहे एशियन गेम्स खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं और भारत मेडल टैली पर शानदार प्रदर्शन कर चौथे स्थान पर है। ये मेडल भारत के उन खिलाड़ियों ने जीते हैं जिनका सफर इतना मुश्किल रहा कि वो एक अफसाने से कम नहीं है। चलिए आपको लेके चलते हैं उन गलियों में, उन मकानों में जहां से चीन जाने की बात तो दूर, खेल के मैदान तक पहुंचना भी आसान नहीं था। इनमें से एक सफर तो मनरेगा की मजदूरी से शुरू होता है। शूटिंग हो या तीरंदाजी, जैवलिन थ्रो हो या फिर एथलेटिक्स, टेबल टेनिस या फिर बॉक्सिंग, स्क्वैश हो या रेसलिंग, हैंगझोउ एशियन गेम्स, भारतीय एथलीटों का रिकॉर्ड प्रदर्शन। मेडल टैली की तरफ देखें, अभी 82 पर है और आगे गुंजाइश है। इससे पहले भारत ने 2018 के एशियन गेम्स में 70 मेडल जीते थे। इनमें से एक रामबाबू है, रेस वॉक टीम इवेंट में कांस्य पदक विजेता। रामबाबू सोनभद्र से आते हैं, यूपी का सबसे पिछड़ा जिला है। ये रामबाबू का घर है, ये उनके परिवार के लोग। हालात ऐसे हैं कि प्रैक्टिस के लिए जूते तक नहीं थे। मनरेगा में मजदूरी भी की रामबाबू ने, पर रामबाबू का चलना नहीं छूटा। मनरेगा में काम करते थे तो वही शायद 200 एक खंता पर खन रहे थे हम लोग, शायद 200 के ऐसा ही कुछ मिल रहा था। उसका सपना सोच रहा था कि हम क्या करें कि हमारा सपना पूरा हो। तैयारी वही सुबह में दौड़ लेता था, ये रोड है, ये रोड पे दौड़ लेता था और उसके बाद दिन में काम कर रहा था हम लोगों के साथ में। पहली तस्वीर उसी वक्त की है जिसका जिक्र रामबाबू की मां ने किया, जब रामबाबू सोनभद्र में मनरेगा में मजदूरी करते थे। मेहनत और लगन रंग लाई। आज रामबाबू सोनभद्र का सितारा बन चुके हैं। हम लोगों को अच्छा है भाई, हम लोगों को खुशी है कि वो भाई आगे बढ़ा, इतना मेहनत मजदूरी किया, इतना गरीबी झेला, वो आगे बढ़ गया तो हम लोगों का गांव का नाम रोशन हुआ, इसलिए हम लोगों को खुशी है। सोनभद्र के बाद चलते हैं मेरठ। यहाँ किसान की बेटी गोल्डन गर्ल बन गई। नाम है पारुल चौधरी। एथलेटिक्स के ट्रैक पर फील्ड इवेंट में दौड़ लगाई और एक नहीं बल्कि 2 मेडल लेकर आई। 3000 मीटर पिस्टल चेंज इवेंट में पारुल ने सिल्वर मेडल जीता और 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड। बेटी की कामयाबी पर घर में जश्न का दौर जारी है। अपने देश का नाम रोशन करा, अपने गांव का नाम रोशन करा और हमारा नाम रोशन करा। खुशी का माहौल है जी। पारुल का संघर्ष तो है जी, बहुत मेहनत करी उस लड़की ने, कभी एक दिन भी उसने मिस्टेक नहीं करी, एक दिन भी आज तक। अच्छा, अब भी आती है तो मेरठ तक प्रैक्टिस करती है, मेरठ तक दौड़ती है डेली। चौधरी परिवार किसानी का काम करता है। परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन पिता और भाइयों ने पारुल का रास्ता नहीं रोका। वो बहुत खुशी है जी, परसों से बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, हर कोई खुश है, पूरा गांव खुश है और ऐसी खुशी बरकरार चलती रहे। आगे उसका अब ओलंपिक के लिए वो तैयारी करेगी। रामबाबू और पारुल की तरह कई और खिलाड़ियों ने चीन में देश का नाम रोशन किया। उन्हीं में से एक नाम है दिव्यांश सिंह पंवार, जो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। दिव्यांश ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में हिस्सा लिया और एशियन गेम्स 2023 का पहला गोल्ड मेडल दिलाया। एज ए मदर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। परिवार का नाम रोशन कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, तो बहुत अच्छा फील होता है। दिव्यांश के पिता जयपुर में
सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करते हैं। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस में पैसे आड़े आने लगे तो दिव्यांश ने लकड़ी की राइफल से अभ्यास शुरू किया। बेटे की लगन देखी तो पिता ने प्रैक्टिस में मदद की। दिव्यांश को बचपन से ही वैसे तो शौक था, बहन भाई दोनों अपने छत के ऊपर प्लास्टिक की गन से टारगेट लगा के वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। मेरी छुट्टी मैंने जितनी भी ली वो दिव्यांश के लिए गई हैं। तो शुरू में मैं लकड़ी की गन लेकर आया 5,000 रुपये की, तो 1 महीने में ही कुलदीप सर ने मुझे कहा कि ये बच्चे आगे जाएंगे। उन्होंने दिव्यांश में शुरू में ही दिख गया था, शुरू से ही कहते थे कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। इसमें मुझे अभिनव बिंद्रा की छवि दिखती है। सिर्फ दिव्यांश, पारुल और राम बाबू ही नहीं, बल्कि 80 में से ज्यादातर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों में ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया और उसे मौके में बदल दिया। ये मेडल उन तकलीफों से गुजरकर चुनौतियों का सामना करने वाले एथलीटों के तो हैं ही, उनके परिवारों के भी, जिन्होंने हर हालात में उनका हौसला बढ़ाया और साथ भी दिया। सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई और शुभकामनाएं, और एक अपील है मेरी तमाम उन राज्यों की सरकारों से जहां के रहने वाले हैं, आप इनकी सुध लें और कम से कम आगे से हम इनके घर जाएं तो इनके हंसी खुशी के चेहरे और इनके मेडल के कारण जो नाम रोशन हुआ है देश का, उसकी झलक देखने को मिले। कृपया सरकारें इस तरफ ध्यान दें। अच्छा, बात एथलेटिक्स की तो हो गई, तो अब क्रिकेट कैसे पीछे रह जाएगा? आज तो क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया। अगले 1.5 महीने तक देश में क्रिकेट का रोमांच रहेगा, लेकिन वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाड़ी कश्मीर के बने जिस बैट से खेलेंगे, वही कश्मीर विलो बैट इंडस्ट्री मायूसी के दौर से गुजर रही है। कश्मीर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वर्ल्ड कप के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको देखनी चाहिए। जम्मू से श्रीनगर सड़क से जाओ तो रास्ते में अनंतनाग जिले का एक गांव पड़ता है, नाम है संगम। एक दौर में इस गांव की पहचान दुनिया में बेहतरीन कश्मीर विलो क्रिकेट बैट बनाने को लेकर थी। इन्हीं में एक कंपनी GR8 स्पोर्ट्स है। हाईवे पर दूर से ही फैक्ट्री का बोर्ड नजर आता है। दुनिया के कई बेहतरीन कश्मीर विलो बैट इसी फैक्ट्री में बनकर तैयार हुए हैं। करीब 103 साल पुराने कश्मीर के बैट इंडस्ट्री में हर तरह के बैट बनते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए 500 से 1000 रुपए तक के बैट, जबकि प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए 15,000 तक की कीमत वाले बैट यहां पे बनाए जाते हैं। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान UAE के बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी ने टूर्नामेंट का जो सबसे लंबा छक्का मारा था, वो इसी फैक्ट्री के बने बैट से लगाया था। इस बार वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें यहीं के बने बैट से खेलेंगी। कश्मीर की बैट इंडस्ट्री को इस बात की तो खुशी है, लेकिन आने वाले संकट का डर भी सता रहा है। पिछले 2 सालों से हमारे पास ना शॉर्टेज आ रही है विल्लो की, और जो हमारे पास माल आ रहा है वो लगभग ना के बराबर है। 32 साल के फफजुल कबीर ने MBA किया, जिसके बाद GR8 के नाम से अपनी बैट इंडस्ट्री शुरू की। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, बहरीन और स्कॉटलैंड तक बैट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दौर में इस इंडस्ट्री के वजूद पर ही संकट की आहट सुनाई दे रही है, जो कबीर को परेशान भी करती है। अगले 2-3 सालों तक हमें ये लगता है कि ये इंडस्ट्री बंद होने वाली है, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल का शॉर्टेज बहुत खतरनाक अभी सिर पे आन पड़ा है। कश्मीर की बैट इंडस्ट्री से 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां जुड़ी हैं। इनका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कश्मीर विलो बैट बनाने वाले 99% कारखाने साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में हैं। सीधे तौर पर इस उद्योग से 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि इनडायरेक्टली इस कारोबार से 1.5 से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अगर कश्मीर की बैट इंडस्ट्री के बंद होने से बड़े तबके को नुकसान हो सकता है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस कश्मीर में तैयार बैट करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की पहली पसंद थे, वहाँ के हालात इतने खराब कैसे हो गए? कश्मीर की बैट इंडस्ट्री पर संकट की सबसे बड़ी वजह यही है।
पिछले 102 सालों से हम खाली पेड़ काटते आ रहे हैं और बैट बनाते आ रहे हैं। किसी को भी इस बात का इल्म न रहा या उसका जहन इस तरफ नहीं गया कि कल को ये खत्म हो सकता है। कश्मीर में सालाना 30 लाख बैट बनाए जाते हैं, जिसके लिए हर साल 1.5 लाख पेड़ काटे जाते हैं। अवैध तौर पर भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है। नए पेड़ लगाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। अब हालात ये हो गए हैं कि बल्ला बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्मीर विलो के लिए लकड़ी मुकम्मल मात्रा में नहीं मिल पा रही। हमारा रॉ मटेरियल ही खत्म हो रहा है, हम भी एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं रहेंगे। तो जो अभी ब्रांड्स है, बिग ब्रांड्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हैं, चाहे मेरठ में हो, जालंधर में हो, उनको तो वाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर के खुद जो मेन इंडिजिनस इंडस्ट्री के बंदे हैं वो वाइंड अप करने की कगार पे है। तो ये हमें खतरे की निशानी घंटी भी बज रही है। साल 2000 में सरकार ने कश्मीर से बाहर विलो निर्यात पर साल 2000 में सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके बावजूद तस्करी नहीं रुकी। पिछले महीने 13 सितंबर को जम्मू के कठुआ में 5000 कश्मीर विलो से लदे एक ट्रक को पकड़ा गया था। लकड़ी की ये खेप पंजाब के जालंधर में एक बैट निर्माता को जा रही थी। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13 साल में 10 लाख से ज्यादा विलो क्लेफ्ट पकड़े जा चुके हैं। बात करेंगे पेपर लीक करने वाले मुन्ना भाइयों की। बिहार में आज लखीसराय में पुलिस ने उस मुन्ना भाई को पकड़ा है जिसने पुलिस भर्ती का पर्चा लीक किया था, और उसके खाते जब चेक किए गए तो वहां से 16 लाख रुपए भी पुलिस को मिले। तो इस तरह पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक करने वाला मुन्ना भाई आज पकड़ा गया। चंदन, चलिए समय की कमी, आज फटाफट आपको कमेंट्स दिखा देते हैं। क्या कमेंट्स दिए आपने? कल हमने एक्सीडेंट की खबर दिखाई थी। सौरभ जी कहते हैं मूल कारण प्रोटोकॉल, वीवीआईपी मानसिकता और अतिक्रमण है। जब ये रंगभेद की नीति सड़कों पर रहेगी तो हत्याएं होती रहेंगी, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, सब चलता है। नहीं चलता सौरभ जी।